वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक ही शॉट में पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट विद थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर क्या है हमारा। चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है उसके बारे में समझते हैं, फिर समझते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसी वेव जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मिलकर के जो वेव बनती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे चैप्टर में ईएम वेव के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड स्पेस प्रोपोगेट एज ट्रांसवर्स वेव। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईएम वेव। ईएम वेव किसको हम बोलते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंडेंट होकर के किसी भी स्पेस मतलब फ्री बॉडी में मूव करती हैं। कैसे प्रोपोगेट करती है, ट्रांसवर्स वेव। तो पूछा जा सकता है ई वेव कैसे ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जहां पर क्रिस्ट और टफ का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं इसके बारे में। ये होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव, जहां पर इस तरीके से क्रिस्ट और टफ का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ऊपर वाला क्या होता है, इसको लिख देते हैं क्रिस्ट, और नीचे वाला क्या होता है, टफ होता है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, पूरा एम्पलीट्यूड होता है, मींस मैक्सिमम कितने हाइट तक हमारी वेव बनी है। एक कंप्लीट साइकिल यहां तक कंप्लीट हो रही है, ठीक है, या फिर दो क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। एक कंप्लीट साइकिल की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़े शॉर्ट टर्म्स है जो इस चैप्टर हम लोग अभी यूज करने वाले हैं डेरिवेशन करते वक्त। ठीक है, जहां पे आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करने के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे कुछ नए नए टर्म्स है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। तो समझते हैं क्या है इसके बाद। नेक्स्ट आता है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं आखिर डिस्प्लेसमेंट टर्म मैक्सवेल के दिमाग में आया कैसे, आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्किट बनी हुई है। ठीक है, अब इस सर्किट में क्या है, देखो यहाँ पर क्या लगा, कैपेसिटर प्लेट लगा हुआ। कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोरिंग प्लेट होती है जहां पर एनर्जी या फिर चार्ज आकर के स्टोर होता है। तो यहाँ पर चार्ज स्टोर होता है। इस तरीके से कैपेसिटर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा कैपेसिटर। तो हमने इस तरीके से कैपेसिटर दो प्लेट लगाई गई हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ से करंट निकलेगा, आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर के बीच में यहाँ पे स्पेस होगी। तो कैपेसिटर के प्लेट्स यहां से लेकर के यहां तक, आखिर एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक करंट कैसे ट्रांसफर हुआ, करंट किस तरीके से ट्रांसफर हुआ, इसके बारे में मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है कि यहाँ पे स्पेस एयर है, एयर में तो करंट ट्रेवल नहीं करता है। तो आखिर बीच में जो जगह है यहाँ पर करंट किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, उसके बारे में मैक्सवेल ने सोचा और उसके बारे में उन्होंने क्या दिया था, मैक्सवेल ने अपना डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था। तो यहाँ पे समझते हैं दो एरिया लेते हैं, एक ये लेते हैं, ये C1 हो गया, और ये हो गया हमारा C2 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, ये दोनों अलग अलग एरिया है और ये कैपेसिटर प्लेट लगी है। अगर हम बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, किसके बारे में बात करने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करने। आखिर एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग पहले इसकी क्वेश्चन देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं क्या होता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। बीडीएल किसी भी एरिया के अलोंग, क्लोज एरिया के अलोंग जो हमारा बीडीएल होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होता है। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई मतलब क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, तो मतलब कि वहां पर अगर करंट है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर करंट पास हो रहा है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो वहां पर करंट होगा, लेकिन यहाँ पर तो करंट है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं C1 के लिए, तो C1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा, ये चीज यहाँ पर ये रूल लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं C2 के लिए, क्या C2 के लिए बीडीएल हमारा म्यू नॉट आई के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि म्यू नॉट इंटू करंट यहाँ पर कितना है, C2 के पास 0 है, तो किसके बराबर होगा, बीडीएल इक्वल्स 0। लेकिन यहाँ पर करंट फिर भी है, मींस यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ फेल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसकी डिस्टेंस बहुत पास होती है, इन दोनों प्लेट की डिस्टेंस बहुत पास होती है, मींस इनकंसिस्टेंट बोलते हैं जिससे। तो यहाँ पर कहा गया एम्पियर सर्किटल लॉ वर्क करेगा, लेकिन हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक कंडीशन और दे सकते हैं कि जो बीडीएल होगा वो किसके बराबर होगा, C1 का, वो C2 के बराबर होगा फॉर इनकंसिस्टेंट, मतलब कि अगर बहुत प्लेस बहुत पास पास रहेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर बनी हुई है। तो इसको कहा गया है कि अभी इसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ आता है, जिससे पता चलता है हाँ ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, अभी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां से आता है टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने इस बारे में समझा और कहा कि यहाँ पर जो ट्रेवलिंग हो रही है, यहाँ पर जो करंट डेवलप हो रहा है
उसका उन्होंने नाम दिया, उसका नाम क्या कहा उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट करंट। जो वहां पे दो प्लेट के बीच में जो जगह बची वहां पर भी करंट ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पर उसका नाम उन्होंने क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा इसका नाम, ठीक है। उस करंट का नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। आखिर वो जनरेट कैसे हुई, मैग्नेटिक फील्ड होती है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ से करंट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेम जैसे मैग्नेटिक फील्ड मतलब हम कहें फ्लक्स को चेंज करने पर, फ्लक्स को चेंज करने पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस होता है, मींस वहां पर करंट डेवलप होता है, करंट वहां पर डेवलप होता है। उस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलता है वहां से भी करंट डेवलप होता है, ठीक है। वहां से भी क्या होता है, हमारा करंट डेवलप होता है। उसी फ्लक्स चेंज होने के कारण दूसरे वाले प्लेट में भी हमारा फ्लक्स चेंज होगा, तो वहां पर ऑटोमेटिक करंट डेवलप होगा। तो इसी को क्या बोला गया है, यहाँ पे जो करंट होगा इसी को बोला गया है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को बोला गया है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये होगी हमारी इनकंसिस्टेंसी। तो पूछा जाता है इनकंसिस्टेंसी क्या है एम्पियर सर्किट लॉ की, तो आप हम बता सकते हैं C1 के लिए, लेकिन अगर हम बात करें C2 के लिए तो वहां पर 0 आ रहा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एम्पियर सर्किट लॉ फेल हुआ था। अब देखो मैक्सवेल ने इसके बारे में क्या करंट फॉर्म बताया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि करंट इक्वेशन क्या बताई थी मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या होगा। हम आगे बात कर लेते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर होता क्या है, डिफिनेशन देखते हैं क्या है इसकी। Maxwell displacement current, it is the current which come into existence in addition to the conduction current whenever the electric field and hence electric flux change with time। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो वहां पर क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, तो वहां पर क्या होगा, करंट का डेवलपमेंट होगा, इसका डेवलपमेंट होगा करंट का। और जो करंट वहां पर डेवलप होगी इस पॉइंट पर उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो क्वेश्चन में आएगा कैसे, पेपर में पूछा कैसे जाएगा, तो आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसकी हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, कैसे आएगा और उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा आखिर यहाँ पर करंट होगा कितना, ठीक है। तो मीन्स हम बात करें यहाँ पर इस पॉइंट पर C2 पॉइंट पर करंट कितना होगा, I कितना होगा। तो करंट की बात करें, हमने कहा यहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, एप्सिलॉन नॉट d phi बाई dt, ये हो जाएगा हमारा IC। IC क्यों बोला गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे D कर देते हैं ना, ID सही रहेगा, D फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ID हमारा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट d phi बाई dt। ये phi क्या होता है, phi होता है हमारा फ्लक्स, क्या होता है, फ्लक्स। d phi मतलब होगा चेंज इन फ्लक्स किसी रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, ID का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टोटल करंट, टोटल करंट यहां पर कितना होगा, ठीक है। टोटल करंट कहने का मतलब है इस सर्किट में कोई और करंट होगा और उस पॉइंट के लिए कौन सा करंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो इस सर्किट में जो करंट होगा उसको हम बोलते हैं IC और यहां पर जो करंट होगा उसको बोलेंगे ID। तो हम क्या लिख सकते हैं, IC और प्लस यहां क्या हो जाएगा ID, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi बाई dt। ये हो गया हमारा टोटल करंट। यहां से टोटल करंट का फॉर्मूला ये निकल के आया, ठीक है। अगर हम इसी फॉर्मूले को एम्पियर सर्किट लॉ में अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या बनकर आएगा, ठीक है। कहां पर अप्लाई करना है, एम्पियर सर्किट लॉ में अप्लाई करना है, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है, अभी हमने बताया था BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा BDL कर देना इस साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो हमारे क्वेश्चन बन के आएगी उसी को बोलेंगे हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देना है। म्यू नॉट को यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर में क्या आ जाएगा IC प्लस, ये कितना हो गया IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi बाई dt। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। BDL इक्वल्स टू मी नॉट तो लगाना है क्योंकि वहां पे आता है, और I की बात करें I क्या होगा तो ब्रैकेट लगा देना है। IC मतलब जो करंट टेबल कर रहा है यहाँ पर, और ID मतलब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और ID की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट d phi बाई dt। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट से मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्या है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करने वाले कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ।
आखिर एम्पियर सर्किट लॉ कितनी हद तक सही है, ठीक है। उसकी इक्वेशन करेंगे कि क्या हमारा जो इक्वेशन आ रहा था आईडी का मींस डिस्प्लेसमेंट करने जो भी इक्वेशन आ रही थी, क्या वहां से हम लोग वापस एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कंसिस्टेंसी बताओ कि कैसे हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी देखते हैं कैसे होगी इसकी। ये आ गया था हमारा एम्पियर सर्किट लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म, इस तरीके से था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अलग करके पूछते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन क्या है, कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, तो आप हम लिख सकते हैं बीडीएल को ऐसे रहने दो, इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारा किसके लिए था, वो हमारा था कन्वेंशनल करंट के लिए। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन। अब यहां से हम लोग प्रूव करेंगे और प्रूव करके मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे ये शो करना है कि जो हमारा बीडीएल होगा वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा, जिससे पता चल जाएगा हाँ ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ बिल्कुल सही, इसी कंसिस्टेंसी सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है, टर्म क्या आ रहा है फ्लक्स, और हम लोग पढ़ चुके गॉस थ्योरम में फ्लक्स क्या होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या कहता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। जो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन के इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हमारा नेट चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/इप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज बोल सकते हैं, जो हमने क्यू लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा आईडी इक्वल्स टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे करना क्या है, डी बाई डी टी को अलग कर देते हैं और इसकी जगह कर देते हैं क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट कर दिया, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है, इप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या इक्वेशन हमारी, आईडी इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी होता क्या है, करंट आई इक्वल्स क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें भी खैर दिया गया है आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे आई, क्या हम क्या आईडी कितना आ गया, आईडी इक्वल्स आ गया म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। जो हमारा आईडी यहाँ पे निकल आया वो कितना आ गया, म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ इस चीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं किस तरीके से एम्पियर सर्किट लॉ की कंसिस्टेंसी हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। ये हमने कहां से क्वेश्चन ली थी, ये हमारी किसके बराबर थी, ये हमारी क्वेश्चन थी फाइव बी डी एल के बराबर थी, जो कि निकल कितना है सॉल्व करने के बाद म्यू नॉट टाइम्स आई निकल के आ गया। मींस यहाँ से हम शो कर दिए कि किस तरीके से एम्पियर सर्किट लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए बिल्कुल भी वेरीफाइड है, और यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। हम बात करने वाले मैक्सवेल प्रेडिक्शन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैक्सवेल के द्वारा क्या प्रेडिक्शन था, और मैक्सवेल ने इसके बारे में कौन सा कर्व बताया था, और कर्व का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और यहाँ पे जो इन्होंने रिलेशन और इक्वेशन बताई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है मैक्सवेल प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उनका क्या प्रेडिक्शन था ईएम वेव के लिए, ठीक है। एन ईएम वेव इज अ वेव, ईएम वेव एक ऐसी वेव होगी रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज, जो कि कहां से निकलेगी, या आप देखो ध्यान से देखो, रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज से निकलेगी, ठीक है। एंड विच प्रोपोगेट, जो कि प्रोपोगेट होगी थ्रू द स्पेस, हमने इसके बारे में बताया था स्टार्टिंग में ही, एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कपल्ड फॉर्म रहेगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, ठीक है। ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या परपेंडिकुलर फॉर्म में प्रोपोगेट करेंगे, प्रोपोगेट दोनों करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कहने का मतलब है 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, और दोनों एक दूसरे से 90 पर रहेंगी, लेकिन जो दोनों के वेव का प्रोपोगेशन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, मींस एक्स डायरेक्शन में ही होगा, एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं, ये था मैक्सवेल का वेव, ईएम वेव इन्होंने इस तरीके से बनवाया था। इनका कहना था जैसे मान लो 3 एक्सिस, यहाँ पर एक एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया, तो समझते ये हमारा क्या, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर समझना इस चीज को, जैसे मान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या एक ट्रांसवर्स वेव बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर अपवर्ड डायरेक्शन, एक तरीके से ट्रांसफर वेव बनी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में थी, जैसे समझना इस चीज को, ये अपवर्ड मतलब क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी एक्सिस में था, वाई एक्सिस में है, कैसे एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस से ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। जेड एक्सिस मान ये जेड एक्सिस है, ये किस एक्सिस में है, जेड एक्सिस पर है, कैसे है, जेड एक्सिस पर है, ठीक है।
कहने का मतलब है जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर तरफ ऐसे ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर तरफ ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 90 का, ये होता है 90 का डिफरेंस, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। और दोनों एक ही डायरेक्शन जा रही है, और वो डायरेक्शन कौन सा हमारा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्स एक्सिस में जा रही है। इस तरीके से हम एक वेव को भी ले सकते हैं। जैसे मान लो इस वेव की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का अपवर्ड डायरेक्शन में और ये, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा, और दोनों का प्रोपेगेशन एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेव के लिए, तो रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग देखते हैं, डिफरेंसेस समझ में आगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रख करके इस पे ऊपर कर देते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगर हमको लिखना है तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ई वेक्टर फॉर्म यहाँ पे लगा देते हैं, वेक्टर फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। होगा कितना हमारे पास ई, और एक्सिस कौन सा हमारे पास का वाई, ई वाई लगा देंगे, और वाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जे बोल सकते हैं। हम लोग क्लास 11th में वेक्टर में चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, जे बोल सकते हैं। इस तरीके से ई वाई जे के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या लिखने का तरीका है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। बाकी जे का रिप्रेजेंटेशन तो वैसे लगा ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, के आ रहा है, ठीक है। के को क्या बोलते हैं हम लोग, के को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारी, ओमेगा। अब देखो प्रोपगेशन कांस्टेंट जो होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। क्या होता है इसकी वैल्यू, 2 पाई बाई लैम्डा। और ये क्या होता है हमारा, 2 पाई म्यू। लैम्डा के बारे में हमने बता दिया था, लैम्डा वेवलेंथ होता है, म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ वेव कितनी बन रही है एक सेकंड में, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलो इसके बारे में, अब इसको आगे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर देते हैं ई नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा। क्या हमने बताया कि क्या प्रोपगेशन कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ पे लगा देते हैं एक्स लगा हुआ माइनस ओमेगा, ओमेगा क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू। यहाँ पे लगा देते हैं 2 पाई म्यू, ये हो जाएगा टी, इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, एक्स बाई लैम्डा हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 पाई अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये वी टी बचेगा। क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर v इंटू टी बच रहा है, ठीक है। और v इंटू टी बेसिकली ये म्यू है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, म्यू है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। मींस हम इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही होगा। यहाँ पे जे लगा देना, जे कैप की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो बी को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सेम, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस है तो बी का क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। देखो बी, देखो बी यहाँ पे ले देंगे जेड, और जेड के लिए क्या यूज करते हैं, के कैप यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। सब कुछ ऐसे करेंगे और इसकी इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, बी नॉट साइन 2 पाई कॉमन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स बाई लैम्डा टी बाई कैपिटल टी, और यहाँ हो जाएगा के कैप, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का तरीका। और दूसरा वाला कौन सा तरीका हो गया, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इस तरीके से दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कोई ऐसा रिलेशन है जहां हम दोनों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल है। वहां पे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे रिलेशन आएगा दोनों के बीच का, इसको ग्राफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक रिलेशन होता है ई नॉट, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अपॉन बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स क्या होता है सी। और सी हमारा क्या होता है, सबको पता है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट।
स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये क्या हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट। तो c इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। ठीक है, एक और c का रिलेशन आता है, उसके बारे में भी हम लोग इसका डेरिवेशन में भी यूज करेंगे। c का एक और रिलेशन आता है, किसके फॉर्म में, रिलेशन बिटवीन डाल देते हैं हेडिंग, रिलेशन बिटवीन c म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में सबको पता होगा, c स्पीड ऑफ लाइट होता है, म्यू नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, परमिबिलिटी और परमिटिविटी। तो इसका रिलेशन क्या आता है, अगर हम बात करें इसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इन सबको रिलेट करके, इनकी वैल्यू को रिलेट करके एक फॉर्मूला बनाया गया है, c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन नीचे हो जाता है हमारा म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से c को अगर हम अलग करते हैं तो लिख सकते हैं c इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। यहां से ये रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला आता है। अगर चेक करना है फॉर्मूला गलत है या फिर सही है, तो हम यहाँ करेंगे म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के देखेंगे और उसको ऊपर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा हम बता भी सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू ये बिल्कुल सही। एक रिलेशन ये आ गया c इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, और एक आ गया c इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ये अब हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव की मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। देखो यहाँ पर साइनोसॉइडल वर्क चलता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, मतलब दोनों साइनोसॉइडल एक साथ चलते रहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट पर। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी आएगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। तो अगर हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ, लिख देते हैं यहां से अलग से, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे बेसिकली डिनोट करते हैं, इसको हम लोग यू लिख दो इस तरीके से, छोटा सा स्मॉल ई और ई लगा देते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, याद रख लेना, सिंपल सा फॉर्मूला, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो कितना हो जाएगा, इसको हम यू लगा सकते हैं, यहाँ पे बी लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 म्यू नॉट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये हो गया दोनों का फॉर्मूला। ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर पूछा जाता है कभी भी टोटल कितना होगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी किसका होगा, दोनों का सम कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे यू ई प्लस यू बी कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड केस में क्या आता है, परमिबिलिटी आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, परमिटिविटी आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर परमिटिविटी लिखा गया, यहाँ पर परमिबिलिटी लिखा गया है। लेकिन अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि दोनों साइनोसॉइडल होते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, दोनों चेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर इसकी ईआरएमएस वैल्यू होते हैं। आरएमएस किसको बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करेंगे, उसके फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं, मीन्स अगर हम इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ईआरएमएस के फॉर्म में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारा डेंसिटी आएगी, एनर्जी डेंसिटी, जो हमारी एनर्जी डेंसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, ई लगा देते, समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। तो क्या लिखते हैं, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। क्या होता है, ई आरएमएस स्क्वायर। रियलिटी क्या होती है, वो ई आरएमएस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है, हाँ ये लगा दो 1/2 म्यू नॉट, और यहाँ पे होता है बी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहा जाए इसको ई नॉट और बी नॉट के फॉर्म में लिखना है, मीन्स अगर कहा जाए जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यहाँ पर एक टर्म और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ई नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ई नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, समझना है इसको। ये हो गया हमारा बी नॉट। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब वहां पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ई नॉट। अगर बोला गया एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे फाइंड करना पड़ेगा बी नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, TUDE, हाँ ठीक है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रखना चाहे, हम लोग क्लास उसमें इसी क्लास में पढ़ चुके हैं, टर्म 1 में रहा होगा टॉपिक एक अल्टरनेटिंग करंट एसी का। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने ईआरएमएस का ई नॉट के साथ रिलेशन भी देखा हुआ है, और वो रिलेशन क्या आता है,
ई आर एम एस इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। क्या आता है? ई आर एम एस इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन रूट टू। यही से मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वर्क करती कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इंट्रोड्यूस करो 1/2 इप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे क्या कर देते हैं ई नॉट। कंफ्यूज कभी भी मत होना, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट नहीं, ये ई नॉट है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा ई नॉट, ये हो गया हमारा ई नॉट अपॉन क्या हो गया अंडर रूट टू। इसका कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा 1/2 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 1/2 कर देते हैं, अभी देखो चेंज हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर अपॉन रूट टू को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम कह रहे चेंज हो जाएगा, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 ई नॉट लगा देना यहाँ पर ई नॉट, ठीक है, ई नॉट का स्क्वायर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अगर आरएमएस को हम लोग वहां पे हटा देते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना आ जाएगा 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करने वाले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आखिर कितनी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, वर्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इसके बारे में पहले समझते हैं इंटेंसिटी होती क्या है, और फिर उस इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे आखिर इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो डिफिनेशन देखते हैं क्या लिखी हुई है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर यूनिट एरिया बोला गया यहाँ पर, और पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में हमारी ईएम वेव प्रोपगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। ध्यान समझना इस चीज को कि मींस एनर्जी कितनी क्रॉस करी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को लेकर, किसकी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। जिस डायरेक्शन ईएम वेव मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। ये समझना है जिसको, ये हमारी ईएम वेव का डायरेक्शन ये है, तो ये अगर इस डायरेक्शन जा रही है, समझना जिसको ये इस डायरेक्शन जा रही है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर पार्ट हुआ इसका, ये परपेंडिकुलर पार्ट हुआ, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी बारे में कह रहे हैं, यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वो इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम के लिए, ठीक है। तो इसका एरिया ए हो गया, और ये ईएम वेव ई होगी, यहाँ पे लिखा है सी डेल्टा टी, इस डिस्टेंस का लिखा गया सी डेल्टा टी। समझ यहां से यहां तक इसका क्या होगा, ये कह देंगे लेंथ होगा। अरे भाई लेंथ होगा तो लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम पढ़ चुके स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या है सी स्पीड ऑफ लाइट, टाइम कितना हो गया डेल्टा टी, इसलिए यहाँ पे लेंथ क्या लिखा गया सी डेल्टा टी लिखा गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई लगते हैं और देखते हैं आखिर फॉर्मूला क्या आता है। तो आ जाते हैं हम लोग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हर जगह फिजिक्स में कहीं पे भी फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है कि यही फॉर्मूला होगा। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, कितनी एनर्जी फ्लो करे एक पर्टिकुलर एरिया पे पर यूनिट टाइम के लिए, तो मतलब क्या हो जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्या हमने क्या लिखा, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। आखिर कितनी एनर्जी होगी, आखिर यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी, उस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी एक और फॉर्मूला है, एनर्जी अपने इंटेंसिटी बताया था ना, एनर्जी डेंसिटी बताया था, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी बताया था, वहां से हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एनर्जी डेंसिटी हमारी कितनी थी, उसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल यू से, इसको स्मॉल यू से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ, क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, लेंथ को क्या लिखेंगे, लेंथ कितनी सी डेल्टा टी, सी डेल्टा टी। एनर्जी कितनी आ गई, यू इनटू मींस यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, मल्टीप्लाई ए एरिया है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड डेल्टा टी इज द टाइम चेंज, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को उठा करके यहाँ पे रख देना है, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, आई से इंटेंसिटी लिख देते हैं, U इंटू ए इंटू सी डेल्टा टी अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, स्मॉल यू इंटू सी, क्या आ गया, स्मॉल यू इंटू सी। स्मॉल यू क्या हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। अब हमको याद होना चाहिए कि आगे फॉर्मूला कितना आएगा इसका, यहाँ पर ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी है, सॉरी। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले को रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं क्या होता है, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इंटेंसिटी की बात करें कितना होता है, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, हमने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना हो जाएगा,
1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था, सी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज हम इंट्रोड्यूस और कर सकते हैं, ERMS के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ये हमारी होती है ई नॉट, बेसिकली का ई नॉट, और ये होती है बी नॉट। ई नॉट और बी नॉट जगह हम लोग ERMS का अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इंटेंसिटी हो गया हमारा ये। ERMS की बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा रिलेशन याद होगा आप लोग को, रिलेशन याद होगा, रिलेशन क्या होता है, ERMS इक्वल्स टू ई नॉट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नॉट, ठीक है, मींस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट अपॉन क्या होता है √2, ई नॉट जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 ERMS, इस तरीके से लिख सकते हैं इस वैल्यू को। तो जो फॉर्मूला हमने लिखा था एक बार फिर से इसको लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का रफ हो गया है, E इक्वल्स टू कितना लिखा था हमने, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो यहाँ पे करना क्या, ई नॉट की वैल्यू की उठा के वाली वैल्यू को यहाँ पर रख देना है, तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे रखते हैं इसकी वैल्यू को, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही लिखना है। यहां पर कर देते हैं ERMS का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या लगा था, √2, तो √2 यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट हमने यहाँ हटा दिया, लिख देते हैं इसको, क्योंकि अभी ये कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट होने वाला, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ही लगा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलो डायरेक्ट सब कुछ कर देते हैं, इनटू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कटने क्या वाला है, यहाँ से 2 कैंसिल आउट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इंटू सी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये था इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू को, वैल्यू के यहाँ पे रख देते हैं, फिर हम बात करने वाले यही सेम इस तरीके से करना है। अगर बी नॉट की बात करें वो कितना होता है, √2 BRMS, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों इक्वल ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता उसमें। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 1/2 म्यू नॉट, और यहाँ पे बी नॉट जगह क्या लिखते हैं, इस वैल्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर RMS इंटू सी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा क्या यहाँ पर, B स्क्वायर RMS C बाई म्यू नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। बस आप लोग को याद रख लेना है फॉर्मूला, फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की इंटेंसिटी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। इंटेंसिटी समझ में आ गया। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी हमने निकाला, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी जो लेते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने क्या लिखा, एरिया इनटू लेंथ। तो वहां पे वैल्यू रखने के बाद हमने फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद जो भी वैल्यू आ गई तो उसको हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले में रखा और यहां से निकाल लिए, फिर उसको कन्वर्ट भी कर दिए, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सी ईएम वेव्स होती है, ठीक है, कौन कौन सी ईएम वेव होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऐसे ट्रिक हम बताने वाले, इतना शॉर्ट ट्रिक बताने वाले जिससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आता है, फ्रीक्वेंसी से लेकर के वेवलेंथ को लेकर के, वो सारे आप लोग इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, तुरंत बता सकते हो, हाँ इसका ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। देखते हो क्या ट्रिक है, बस आप लोग को याद रखना जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। बस इस चीज को याद रखना, RMILUXY, ठीक है, RMILUXY याद रखना है, चाहे जिस तरीके से याद रखो, चाहे जैसे याद रखो, लेकिन ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस सब के नंबरिंग की, तो ये सब किस चीज के नंबर को डिनोट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें R, तो R क्या होता है हमारा, रेडियो वेव, क्या होता है हमारा, रेडियो वेव, ठीक है। और ये कौन सा होता है, माइक्रोवेव होता है ये हमारा M, ठीक है। I क्या होता है, I फॉर इंफ्रारेड, I फॉर इंफ्रारेड, और L मतलब क्या हो गया, लाइट, या फिर कहीं जिसको विजुअल स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग, विबग्योर के नाम से आप लोग जानते होंगे, ठीक है। U क्या होता है, अल्ट्रावायलेट, U होता है हमारा अल्ट्रावायलेट, और X फॉर एक्स रेज, X फॉर एक्स रेज, ठीक है। और ये Y मतलब हो गया, इस तरीके से गामा को डिनोट करते, इसलिए हो गया, ये हो गया हमारा गामा रेस, ये क्या हो गया हमारा, गामा रेस। इस तरीके से RMILUXY याद रखना आप लोग को। अब देखो ये तरीका क्यों बताया हमने, क्योंकि यहां से आप लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ये सारी चीजें एक ही पॉइंट में हो जाएगी, ठीक है। अब याद क्या रखना है, अगर हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट वर्ड, मीन्स R से रेडियो वेव से गामा की तरफ, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है,
जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। याद रखना ये पॉइंट, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वेवलेंथ क्या होगा, इधर इधर जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। वेवलेंथ जो होगा, लैम्डा जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, वो क्या होगा हमारा, वो डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा इसी में अगर हम बात करते हैं लाइट, तो लाइट रेस किससे कन्वर्ट बनी होती है, विबग्योर, आप लोग को अभी हमने बताया। उसका ऑर्डर कौन सा होगा, क्योंकि पूछा जाता है ना कई बार कि रेड लाइट स्टॉप करने के लिए क्यों यूज किया था। ठीक है, किसी को रोकना हुआ वहां पे, तो रेड लाइट का यूज क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जिससे वो फैलता नहीं ज्यादा और एक लंबे दूरी तक डिस्टेंस तय करता है, आसानी से स्पेक्ट्रम उसका बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में जो हमने बताया वो कैसे याद रहेगा कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो आप लोग करना क्या, यहां से उल्टे हाथ से लिख दे, मतलब इस तरीके से VIBGYOR, अपोजिट में लिख देना। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, and O for orange and R for red। इस तरीके से ऑर्डर याद रखना है। बाकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑर्डर वो सेम रहेगा, इसके लिए भी ये ऑर्डर सेम रहेगा। मींस अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज कर रही है, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास होगी, वॉलेट के पास होगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसके पास होगी, रेड लाइट के पास होगी। वेवलेंथ की बात करें, सबसे कम वेवलेंथ किसके पास होगी, वॉलेट के पास होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और रेड की बात करें, सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसके पास होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर आप लोग को याद रखना है विबग्योर का। किसका ऑर्डर याद रखना है, विबग्योर का। और RMILUXY फिर से एक बार देख लेते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और लाइट रेस मींस विजुअल लाइट बोलते हैं इसको हम लोग, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्स रेस और गामा रेस। अगर रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। और वेवलेंथ क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। ठीक है, इसी में अगर हम बोलना चाहे लाइट रेस, तो 7 लाइट से बनी होती है विबग्योर। कौन कौन सी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अगर हम लोग V से लेकर के R की तरफ जाएंगे, V से R की तरफ आएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा। क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। अगर रेड से वॉलेट की तरफ आएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लैम्डा डिक्रीज करेगा। ठीक है, बस ये ऑर्डर याद रख लेना है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में और कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस